ईवीएम ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। Congress Neta Digvijay Singh, also the former Chief Minister of Madhya Pradesh, has now blamed EVM for loss in MP. कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र तक बता दिया। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस खत्म होने वाले हैं और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। जब भी इलेक्शंस खत्म होते हैं और नतीजे आते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हार जाती हैं वो अपने हार का ठिकरा ईवीएम पर खोल देती हैं, और अगर वही पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो वो ईवीएम पर चुप रहती है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसपे हमेशा ये आरोप लगते आए हैं कि ईवीएम को हैक किया गया है या इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ फैक्ट्स को रखूंगा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को रखूंगा, और हमारी जुडिशरी जैसे कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने ईवीएम पर क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊं। फिर आप ये खुद डिसाइड करिएगा क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वैसे तो आज तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं रही है जिसने कभी ना कभी ईवीएम पर सवाल ना उठाए। जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं उनका कहना है कि जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर सिस्टम से होनी चाहिए। बैलेट पेपर सिस्टम से जब वोटिंग हुआ करती थी उस टाइम कैंडिडेट्स की एक लिस्ट होती थी जिसमें कैंडिडेट्स का नाम, सीरियल नंबर और पार्टी सिंबल होता था। वोटर्स को एक स्पेसिफिक मैनर में कैंडिडेट के नाम के आगे एक मार्किंग करनी पड़ती थी, और वो मार्किंग अगर उस हिसाब से नहीं होती थी तो उस वोट्स को इनवैलिड मान लिया जाता था। कई बार बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना सामने आती थी जिसमें बूथ को कैप्चर करके इलीगल वोट्स बैलेट बॉक्स में डाल दिए जाते थे, और जो बैलेट पेपर वाले वोट्स होते हैं उनको काउंट करने में भी बहुत टाइम लगता है और कई सारे लोग लगते हैं। अगर 2024 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में 97 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। अगर अभी बैलेट पेपर सिस्टम से वोट कराया जाए तो कई सारा पेपर लगेगा जिसकी वजह से कई सारे पेड़ काटे जाएंगे, और ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है। ईवीएम जो कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जिसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। ईवीएम बैलेट पेपर सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ही चीप, सेफ और इको फ्रेंडली भी है। ईवीएम के वोट्स को काउंट करने में भी बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि इसमें इनवैलिड वोट्स नहीं होते हैं। पहली बार ईवीएम को 1982 में केरला के पारुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज किया गया था। उस टाइम ईवीएम में सिर्फ 2 मशीन हुआ करती थी, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट। 2013 में इस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को ऐड कर दिया। जब वोटर अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करेगा तो उस कैंडिडेट का पर्चा वीवीपैट में 7 सेकंड तक विजिबल होगा, जिसमें उस कैंडिडेट का नाम और पार्टी सिंबल होगा। इलेक्शन शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कम से कम 2 प्रतिनिधियों को इनवाइट करती है, और उन प्रतिनिधियों के सामने ही इलेक्शन ईवीएम्स की चेकिंग होती है। जो ईवीएम्स खराब होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। एक मॉक पोल भी कंडक्ट कराया जाता है। मॉक पोल यानी एक वोटिंग कराई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम्स को चेक करने के लिए कराई जाती है, और इस वोटिंग के रिजल्ट्स को भी वेरीफाई कराया जाता है, और रिजल्ट को पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को भी दिखाया जाता है। फिर ईवीएम को सील कर दिया जाता है एक पिंक पेपर सील से। इस पे भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों की साइन होती है, और बाद में इन ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम में भेज दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम भी बहुत सेफ होता है जिसे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस गार्ड करते हैं। इसमें 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है, और इसका भी एक्सेस सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के पास होता है। वोटिंग के दिन ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से पोलिंग बूथ तक ले जाया जाता है। इस दौरान भी ईवीएम की गाड़ियों के पीछे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों की गाड़ी होती है। पोलिंग बूथ पर जो कंट्रोल यूनिट होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। कंट्रोल यूनिट में एक बैलेट बटन होता है जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेस करता है और वोटिंग स्टार्ट होती है। कंट्रोल यूनिट के बटन को प्रेस करने के बाद बैलेट यूनिट में एक ग्रीन लाइट जलती है जिससे बैलेट यूनिट फंक्शन में आता है, और वोटर बैलेट यूनिट में बटन दबा करके अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं, और एक बीप की आवाज आती है जिससे वोट कंफर्म होता है। उसके बाद जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया है उस कैंडिडेट का पर्चा वीवीपैट में 7 सेकंड तक विजिबल होता है, जिससे वोटर वेरीफाई कर सकता है कि उसने जिसको वोट दिया है क्या उसी को सच में वोट गया है या नहीं गया है। ईवीएम के सारे प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं और नतीजे अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में नहीं आते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम को दोष देती है, अपने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ देती है।
जबकि सारे के सारे प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ तक ईवीएम को हैक करने की बात है, ईवीएम किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन या किसी भी तरह की फ्रिक्वेंसी से नहीं जुड़ा होता है। इसलिए उसे हैक करना या बाहर से मैनिपुलेट करना, एक्सटर्नली उसके साथ छेड़छाड़ करना, ये पॉसिबल नहीं है। ईवीएम को कई बार कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया। 1999 में कर्नाटका हाईकोर्ट में ईवीएम को चैलेंज किया गया और कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है और ये देश के लिए प्राउड की बात है। 2001 में मद्रास हाईकोर्ट में भी ईवीएम को चैलेंज किया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ईवीएम में किसी भी तरह के बग्स और वायरस का कोई सवाल ही नहीं उठता। 2002 में केरला हाईकोर्ट में भी ईवीएम को चैलेंज किया गया। केरला हाईकोर्ट ने इसकी एफिशिएंसी को अप्रिशिएट किया। 2004 और 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में भी ईवीएम को चैलेंज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईवीएम को टेम्पर्ड प्रूफ बताया। 2004 और 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट में ईवीएम को चैलेंज किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईवीएम में किसी भी तरह के टेम्परिंग को नॉट पॉसिबल बताया। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी ईवीएम को चैलेंज किया गया और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी ईवीएम को क्रेडिबल और रिलायबल बताया और टेम्पर्ड प्रूफ बताया। 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में भी ईवीएम को चैलेंज किया गया। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईवीएम पर बोला कि ईवीएम एक अलग तरह से काम करता है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप पे काम करता है और इसे एक्सटर्नली टेम्पर्ड करना या हैक करना पॉसिबल नहीं है। 2019 में गुजरात हाईकोर्ट में भी इसे चैलेंज किया गया और तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी ईवीएम को टेम्पर्ड प्रूफ ही बताया। सुप्रीम कोर्ट में तो ईवीएम को कई बार चैलेंज किया गया। 2013, 2017, 2018, 2019, 2021 और 2024 में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को चैलेंज किया गया और हर बार सुप्रीम कोर्ट में ने ईवीएम को क्रेडिबल, रिलायबल और टेम्पर्ड प्रूफ ही बताया है। अब इतनी बार ईवीएम्स को कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में चैलेंज किया गया और हर बार कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ईवीएम के सपोर्ट में ही बात कही है। तो क्या हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने बिना किसी बेस पे ही ईवीएम को सपोर्ट कर दिया? और जो पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम पर सवाल उठाती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट पर भी सवाल उठाती है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम पर सवाल उठाती है या ये कहती है कि ईवीएम को हैक किया गया है, उन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट भी किया कि आप दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट लेकर के आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ईवीएम को हैक करने के लिए नहीं पहुंची, क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि अगर ईवीएम को हैक ना कर पाए तो पूरे देश में बदनामी होगी और इलेक्शन हारने के बाद हम ईवीएम पर दोष नहीं डाल पाएंगे, ईवीएम पर अपनी हार का ठिकाना नहीं खोल पाएंगे। तो आप लोग को इन पॉलिटिकल पार्टीज की हवाई बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।